सिंहासन पर सियासतदा, खेत में नहीं सड़कों पर हैं किसान। आजकल ये लाइन हमारे देश में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जहां हमारे किसानों को इस समय अपने खेतों में होना चाहिए था, वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि देश के लिए अनाज की मांग पूरी करने वाले ये अन्नदाता सरकार से अपनी किस मांग को लेकर सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? तो उसका उत्तर सिर्फ एक है। किसान सरकार से एमएसपी पर कानून बनवाना चाहते हैं, जबकि सरकार अभी तक किसानों की मांग मानने को तैयार दिखाई देती नहीं। इसी कारण सरकार और किसानों के बीच उत्पन्न इस गतिरोध ने देश में दोबारा से एक बड़े किसान आंदोलन को जन्म दे दिया है। इस सब के बावजूद हमारे देश की जनता के बड़े तबके में किसान आंदोलन को लेकर भ्रम बना हुआ है कि किसानों का आंदोलन सही है या फिर गलत, क्योंकि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले इसे सही मानते हैं, जबकि विरोध करने वाले इस पर अलग तर्क देते हैं। इसलिए हम आज सरकार और किसानों के बीच उत्पन्न इस गतिरोध को और गतिरोध के कारण उत्पन्न इस आंदोलन को 4 बिंदुओं में समझेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 4 बिंदुओं को समझने के बाद आपके सामने किसान आंदोलन की तस्वीर आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगी। इसको लेकर इन 4 बिंदुओं को समझने की जरूरत पहले है। इन 4 बिंदुओं में पहला बिंदु है कि आखिर ये एमएसपी है क्या। बिंदु नंबर 2, किसान एमएसपी पर सरकार से कानून की गारंटी क्यों चाहते हैं। बिंदु नंबर 3, एमएसपी पर स्वामीनाथन का C2+50% फॉर्मूला क्या है, जिसे किसान सरकार से लागू करवाना चाहते हैं। और अंतिम यानी चौथा, सरकार एमएसपी को देश में कानूनी रूप से लागू करने में कतरा क्यों रही है। इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं की तथ्यों के साथ सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका इसमें सिर्फ 3 सेकंड का समय लगेगा, पर आपके ये 3 सेकंड्स हमें सच दिखाने की हिम्मत जरूर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से कि आखिर ये एमएसपी होता क्या है। 1962 में भारत चीन के साथ हुई लड़ाई हार चुका था और देश के किसानों की कमर अकाल की वजह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए जवानों और किसानों दोनों में ही जोश भरने की जरूरत थी। इसको लेकर एक नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। इस नारे ने बाखूबी ये काम भी किया, लेकिन इसके बावजूद किसानों की हालत में कुछ खास सुधार हुआ नहीं। कई बार अनाज ज्यादा पैदा हो जाने की वजह से किसानों को उसका दाम कम मिलता था, तो कई बार अनाज कम पैदा हो जाने की वजह से अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती थी। इसके लिए सरकार की ओर से अनाजों की कीमत को तय करने की पहल की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज्यादा भी होता है तो अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे ना जाएं। इसकी वजह से किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ ही कुछ मुनाफा भी मिल जाए। इसके अलावा सरकार का मकसद किसानों की मुश्किलों को कम करना भी था। एमएसपी, जिसे अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस तथा हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, यह फसलों का वह मूल्य होता है जिसे सरकार फसल बुवाई के दौरान ही निर्धारित कर देती है तथा इस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को जारी कर सरकार किसानों को गारंटी देती है कि फसल कटाई के बाद सरकार किसानों से इसी मूल्य पर फसलों को खरीदेगी, चाहे बाजार मांग के हिसाब से फसलों की कीमत एमएसपी से नीचे ही क्यों ना चली जाए। यहां एक बात स्पष्ट कर दें कि भारत सरकार अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग एमएसपी जारी करती है। आइए इसको उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे 2024 से 2025 के लिए गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए पर क्विंटल निर्धारित है। इसी तरह से जौ की एमएसपी 1850 रुपए पर क्विंटल और चने की एमएसपी 5440 रुपए पर क्विंटल निर्धारित है। यदि बाजार मांग के हिसाब से इन फसलों की कीमत निर्धारित एमएसपी से नीचे गिर जाती है तो भी सरकार इस कीमत पर किसानों से फसल खरीदेगी, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।
किसानों के लिए एमएसपी एक सोशल सिक्योरिटी की तरह है जो बाजार में फसल की कीमत के उतार चढ़ाव के नुकसान से किसानों को बचाती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सरकार देश की मात्र 23 फसलों के लिए ही एमएसपी जारी करती है। इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, जबकि 5 दाल वाली फसलें हैं जैसे अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और चना। इसके अलावा 7 तेल वाली फसलें भी हैं जैसे मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, काला तिल, कुसुम। साथ ही इसमें 4 और फसलें शामिल हैं जैसे गन्ना, कपास, जूट, गरी या खोपरा शामिल हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस 1966-67 से ही फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। अब थोड़ा यह भी जान लेते हैं कि सरकार एमएसपी तय करती कैसे है। यह हर साल चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए आयोग कुछ मानकों पर आंकड़े इकट्ठा करता है। एक फॉर्म को देश के करीब हर राज्य को भेजा जाता है। इसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद औसत निकालकर एमएसपी तय की जाती है। किसानों की फसल उत्पादन में जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर सरकार एमएसपी तय करती है, जिससे किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिले। हाँ, यह बात जरूर है कि एमएसपी तय करने से पूर्व कुछ अन्य कारकों को भी अमल में लाया जाता है, जैसे उस फसल की मांग और पूर्ति को आंका जाता है जिससे उसकी बाजार कीमत का पता चल सके। साथ ही घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसल की कीमत को भी आंका जाता है। इसके अलावा कुछ और पहलू हैं जिनको देखकर ही एमएसपी को तय किया जाता है, जैसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देश के अलग अलग हिस्सों से इन आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए सीपीएसी हर राज्यों की सरकारों से मदद लेता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कृषि वैज्ञानिक, किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों, एफसीआई, नेफेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और व्यापारियों के संगठन से बातचीत कर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। आयोग रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी संपर्क कर उनसे आंकड़े लेता है और बात करता है। सारे आंकड़े सीपीसी के आने के बाद आयोग एक औसत निकाल लेता है और इस आधार पर किसी भी एक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। इसके बाद ये आंकड़े सरकार को भेज देता है। सरकार इन आंकड़ों को सभी राज्य सरकारों को भेजती है और उनके सुझाव मांगती है। उनके सुझाव मिलने के बाद केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति अंतिम फैसला लेती है। अंतिम फैसला आने के बाद सीएसीपी अपनी वेबसाइट पर सारे आंकड़े जारी कर देती है। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 2 की। किसान एमएसपी पर सरकार से कानून की गारंटी क्यों चाहता है, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि फसलों पर एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। असल में एमएसपी इस आधार पर निर्धारित होती है कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कई स्थानों पर उन्हें एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है और जब इसके लिए कोई कानून है ही नहीं तो किस अदालत में जाकर किसान अपना हक मांगेंगे। यहां एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि सरकार फसलों पर एमएसपी दर कभी भी घटा या बढ़ा सकती है। यहां तक कि सरकार एमएसपी को रोक भी सकती है, क्योंकि भारत में एमएसपी एक पॉलिसी है, कानून नहीं, और पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसी कारण किसानों को डर है कि कहीं भविष्य में सरकार एमएसपी को बंद ही ना कर दे। सरकार भले ही हर साल फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार भले ही 23 फसलों को एमएसपी के तहत लाती है, लेकिन सरकारी स्तर पर उनकी खरीद नहीं हो पाती। आमतौर पर धान और गेहूं की तो खरीद हो जाती है, लेकिन मूंगफली, सोयाबीन, अरहर और दूसरी फसलों की सरकारी स्तर पर खरीद नहीं हो पाती है। इसकी एक वजह यह भी है कि सर्वाधिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार गरीबों को हर महीने जो राशन देती है उसमें सिर्फ गेहूं और चावल ही शामिल होता है। ऐसे में दूसरी फसलों की खरीद हो नहीं पाती। उदाहरण के लिए गुजरात में मूंगफली की खूब खेती होती है, लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव में मूंगफली और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बड़ा मुद्दा रहा।
पिछले कई सालों में 2016 में सरकार ने पहली बार कहा था कि सरकार किसानों से सोयाबीन खरीदेगी। इसी तरह से और भी कई ऐसी फसलें हैं जिनका समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद भी खरीद नहीं हो पाती है। सरकार एमएसपी तय करती है, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में अनाजों की खरीद के लिए सेंटर खोले जाते हैं। इन सेंटरों पर किसान अपना अपना अनाज बेच सकता है। इसमें दिक्कत यह होती है कि अनाज बेचने के लिए किसानों को अपने खेत के कागजात दिखाने होते हैं। सरकारी भाषा में इसे खसरा और खतौनी कहते हैं। खसरा खतौनी में दर्ज किसान के नाम पर ही खरीद की जाती है। इसके बाद उसे पर्ची पकड़ा दी जाती है और कुछ दिन के बाद उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। वैसे एक मुश्किल और भी आती है कि गेहूं की खेती वो किसान भी करता है जिसके पास अपना खेत नहीं है, लेकिन जब वो सरकारी क्रय केंद्रों पर उसे बेचने जाता है तो खेत के कागजात की जरूरत होती है। ऐसे में वो किसान खुले बाजार में कम कीमत पर ही अनाज बेचने को मजबूर हो जाता है। देश के करीब 94% किसान ऐसे भी हैं जो दूसरे के खेत में खेती करते हैं और अनाज उपजाते हैं। ऐसे में उनके नाम पर खेत नहीं होते और वे इसका फायदा उठा नहीं पाते। अगर उन्हें अनाज बेचना होता है तो उन्हें बिचौलियों की शरण लेनी पड़ती है। वो बिचौलिए किसी दूसरे के नाम पर अनाज बेच देता है और मेहनत कर अनाज उपजाने वाले किसानों के हाथ हमेशा की तरह खाली रह जाते हैं। दो उदाहरण लेते हैं, एक है बिहार और एक है पूर्वी यूपी। बिहार में गेहूं का उत्पादन करना हो या धान का, पानी की दिक्कत नहीं होती। ऐसा इसलिए है कि वहां पर ज्यादा संख्या में नहरें हैं, इसलिए किसानों को पानी के लिए डीजल इंजन पर खर्च नहीं करना पड़ता। वहीं पूर्वी यूपी में किसी किसान को धान गेहूं पैदा करने के लिए पानी डीजल इंजन से चलाना पड़ता है। ऐसे में पूर्वी यूपी के किसान की उत्पादन लागत बिहार के किसान की उत्पादन लागत से करीब 1.5 गुना ज्यादा होती है। लेकिन जब अनाज तैयार हो जाता है तो बेचने के वक्त बिहार वाले और यूपी वाले दोनों को ही एक ही कीमत मिलती है। सरकार गेहूं और धान खरीदने के लिए सेंटर तो खोल देती है, लेकिन उस सेंटर पर खरीदने के दौरान अनाज की गुणवत्ता भी देखी जाती है। कई बार खरीद सेंटर वाले अनाज में पानी की मात्रा ज्यादा बता देते हैं, तो कई बार अनाज में कंकड़ की मात्रा ज्यादा बताकर प्रति क्विंटल 2 से 4 किलो तक का बट्टा लगा देते हैं। ऐसे में किसान को नुकसान ज्यादा हो जाता है और उसे इस वजह से अपने अनाज की कीमत बाजार के भाव से भी कम में मिलती है। इसके अलावा किसान को नकद पैसे भी नहीं मिलते हैं, जिससे वो अपना अनाज सरकारी केंद्रों पर बेचने की बजाय खुले बाजार में बेच देता है और नकद पैसे लेकर वापस आ जाता है। यही सब कारण है कि किसान एमएसपी पर सरकार से कानून बनाने की गारंटी चाहते हैं। इतना ही नहीं, कानूनों में किसानों के हित में कुछ प्रावधानों को जोड़ने की मांग भी करते हैं। आइए उन प्रावधानों को भी हम क्रमश समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रावधान, सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे। दूसरा प्रावधान, सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू करे, अर्थात एमएसपी पर सरकार को किसानों से फसल खरीदना अनिवार्य करे। तीसरा प्रावधान, सरकार 23 फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों को भी एमएसपी के दायरे में शामिल करे, क्योंकि यह 23 फसलें तो भारत के कृषि उत्पादन का केवल 1/3 हिस्सा ही हैं। चतुर्थ प्रावधान, सरकार एमएसपी को जारी करते हुए स्वामीनाथन का C2+50% का फार्मूला लागू करे। अब तीसरे बिंदु के तहत यह जानना आवश्यक है कि एमएसपी पर स्वामीनाथन का C2+50% का फार्मूला है क्या, जिसे किसान लागू करवाने पे अड़े हैं। असल में नवंबर 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसे नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को C2+50% का एक फार्मूला दिया, जिसे स्वामीनाथन फार्मूला भी कहा जाता है। ये वही फार्मूला है जिसके आधार पर आंदोलनकारी किसान वर्तमान सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे हैं। याद रहे कि भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने की वजह से ही स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। किसान उन्हीं भारत रत्न के फार्मूले को लागू करवाना चाहते हैं, तो फिर हर्ज क्या है। देश के किसी भी हिस्से में हो रहे किसान आंदोलन की सबसे बुनियादी मांग है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे।
2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी जो अब तक लागू नहीं की जा सकी। तब की कांग्रेस सरकार और अब की बीजेपी सरकार ने इन सिफारिशों को सीधे तौर पर लागू नहीं किया है। एक किसान नीति बनाई गई और कहा गया कि सरकार की नई योजनाएं और उसके फैसले कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लिए जा रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करे और किसानों को उनकी किसी भी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दे। इसके अलावा समिति की और भी कई सिफारिशें थीं। आइए जानते हैं ये C2 + 50% स्वामीनाथन फार्मूला है क्या। असल में स्वामीनाथन ने फसल की लागत को इस फार्मूले के तहत 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 A2 लागत, नंबर 2 A2 + FL लागत, नंबर 3 C2 लागत। पहले बात करते हैं A2 लागत की। इस लागत के तहत किसानों के वे सभी नकदी खर्च शामिल किए जाते हैं जो फसल पैदावार के दौरान होते हैं, जैसे खाद पर खर्च, बीज पर खर्च, पानी पर खर्च, मजदूरी पर खर्च। अब बात A2 + FL लागत की। इस लागत में A2 लागत के साथ साथ किसान परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। यानी किसान परिवार ने फसल उत्पादन में जो मेहनत की है उसे उस मेहनत की अनुमानित लागत का भी हिस्सा देना चाहिए। अंतिम लागत C2 की है। C2 लागत में A2 + FL लागत को तो जोड़ा ही जाता है, साथ ही यदि किसान ने जमीन रेंट पर लेकर खेती की है तो उस रेंट को भी जोड़ा जाता है, वो भी ब्याज सहित। इस तरह स्वामीनाथन आयोग ने सरकार से C2 लागत के साथ 50% मुनाफा जोड़कर किसानों को MSP देने की अपनी बात की थी अपनी सिफारिश में। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट की कुछ और सिफारिशें भी थीं, जैसे 1 लैंड रिफॉर्म के लिए किसानों को कितनी जमीन मिले ये हमारे देश में बड़ा मसला है। खेती और बाग की जमीन को कॉरपोरेट सेक्टर या खेती के अलावा किसी भी दूसरे मकसद के लिए न दिया जाए। नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस बनाई जाए जो मौसम और बिजनेस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फैसला ले सके कि जमीन को किस उपयोग में लाया जाएगा। नंबर 2 सिंचाई के लिए नियमों कानूनों में सुधार किया जाए ताकि किसानों को लगातार और जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी की सप्लाई अनिवार्य कर देनी चाहिए। कुओं को रिचार्ज करने का प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। नंबर 3 प्रोडक्शन के लिए दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय किसान उपलब्ध जमीन के अनुपात में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिंचाई, पानी निकालने, वाटर हार्वेस्टिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और रोड कनेक्टिविटी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना होगा। मिट्टी के पोषण से जुड़ी कमियों को सुधारने के लिए मिट्टी की टेस्टिंग वाली लैबों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना होगा। 4 क्रेडिट और बीमा के लिए सरकार को क्रेडिट सिस्टम उन किसानों तक पहुंचाना होगा जो वाकई गरीब और जरूरतमंद हैं। सरकार की मदद से किसानों को मिलने वाली कर्ज की ब्याज दर सीधे 4% कम की जाए। जब तक किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में ना आ जाए उनसे कर्ज न वसूला जाए। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एग्रीकल्चर रिलीफ फंड बनाया जाए। किसानों और फसल का साथ में बीमा किया जाए। नंबर 5 फूड सिक्योरिटी के लिए यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाए जिसके लिए GDP के 1% हिस्से की जरूरत होगी। पंचायत जैसी लोकल बॉडीज की मदद से सरकार की उन योजनाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाए जो कुपोषण दूर करने के लिए चलाई गई हैं। महिला स्वयंसेवी ग्रुप्स की मदद से सामुदायिक खाना और पानी बैंक स्थापित करने होंगे जिनसे से ज्यादा लोगों को खाना मिल सके। 6 किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए उन्हें कम कीमत पर बीमा और चिकित्सा सुविधा दिलवाई जाए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को उन हिस्सों तक पहुंचना होगा जहां किसान ज्यादा खुदकुशी करते हैं। सरकार किसानों के लिए जो काम करती है उन्हें किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर कमीशन बनाया जाए जिसमें किसान ही सर्वे सर्वा हो। हर फसल का बीमा हो। किसानों को हर जगह सस्ती दरों पर बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए। अब चलते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर जिस पर सरकार और किसानों में बात बन नहीं पा रही है।
कि आखिरकार सरकार एमएसपी को देश में कानूनी रूप से लागू करने में कतरा क्यों रही है। विशेषज्ञों के अनुसार किसानों की आय दोगुना करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने कई फसलों की एमएसपी को 10 वर्षों में दोगुना कर दिया है। बावजूद इसके सरकार किसानों को एमएसपी की लिखित गारंटी देने में हिचक रही है। इससे यह लगता है कि सरकार कुछ फसलों की एमएसपी बढ़ाकर खुद को किसानों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे सरकार की मंशा पर कई सवाल उठते हैं कि यदि वह किसान की सच्ची हितैषी है तो एमएसपी को देश में कानूनी रूप से लागू क्यों नहीं करती। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि एमएसपी का कानून बना दिया जाए तो इसे लागू करने में अनेक अड़चनें आ सकती हैं। जैसे अड़चन नंबर 1, एमएसपी फसल की अच्छी गुणवत्ता पर तय होती है, लेकिन जिन फसलों की गुणवत्ता ठीक नहीं है उनका क्या होगा, उनकी एमएसपी कैसे तय होगी। एमएसपी लागू करने में सरकार के रास्ते की यह पहली अड़चन है। अड़चन नंबर 2, सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि उसे गेहूं और धान की खरीद को कम करने की जरूरत है। अब अगर सरकार खुद ही फसलों को नहीं खरीदना चाहती है तो कानून में सरकारी खरीद की बात कैसे कह सकती है। अड़चन नंबर 3, सरकार प्राइवेट कंपनियों को नाराज नहीं करना चाहती। यदि सरकार भविष्य में किसानों से कम फसल खरीदेगी तो जाहिर है कि किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वे एमएसपी से कम पर खरीदें जिससे उनका मुनाफा बढ़ सके। इसलिए सरकार निजी कंपनियों पर एमएसपी की शर्त थोपकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। ये भी एक कारण हो सकता है। अड़चन नंबर 4, विशेषज्ञों के अनुसार एमएसपी लागू करने से सरकार पर खर्च का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सरकार ने 2019-2020 में कुल फसल उत्पादन का 6% भाग ही एमएसपी पर किसानों से खरीदा था, जिसकी लागत 2.7 लाख करोड़ थी। अब यदि एमएसपी पर कानून बनने से अन्य फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाना पड़ता है तो इससे सरकार के बजट पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों की ये दलीलें हैं जो सरकार के एमएसपी से पीछे हटने की वजह लगती हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या चुनाव से ठीक पहले किसानों के इस आंदोलन को शांत करा पाएगी या फिर एक बार फिर किसान और सरकार लंबे समय तक आमने सामने रहेंगे। किसानों और सरकार की बातचीत कई बार विफल हो चुकी है और किसान आंदोलन से पीछे हटने को कतई भी तैयार नहीं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और कि अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम तथ्यों के साथ उनका जवाब ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।